महोदय और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, इस विधानसभा सराय विधानसभा अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र बिंद जी, जिला अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र बिंद जी और केशव जिला सचिव समाजवादी पार्टी के हैं, और हमारे साथ कमलाकांत प्रजापति जी जो गायक हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय मनोज मौर्य जी हैं जो जौनपुर जिले से हमारे साथ चल करके आए हैं, जन बहादुर प्रजापति जी जो हमारे दाहिनी साइड में मोबाइल चला रहे हैं, भदोही जिले के रहने वाले हैं, और भी यहाँ पर बहुत से साथी हैं। काफी देर से आप लोग बैठे हैं, विचारों का सिलसिला बहुत अच्छा चला है, काफी समय बीत गया। मैं कम शब्दों में आपको अपनी बात बता देना चाहता हूं, और एक कड़ी छूट गई कि यहाँ उपस्थित बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, आप सभी लोगों का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन वंदन करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया है। साथियों, आप सबको पता है कि आजादी मिले आज 70 वर्ष हुए, 76 वर्ष। इन 76 वर्ष के पूर्व थोड़ा ध्यान दीजिए, जब राजतंत्र था, बाबा साहब ने संविधान लिखा और लोकतंत्र जनतंत्र की स्थापना की। लेकिन मुझे लगता है कि न राजतंत्र और लोकतंत्र में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। आया था, बीच में आया था, ऐसा नहीं है, लेकिन अब अंतर बिल्कुल नहीं रह गया है। पहले यह समाज चार वर्ण में बटा था। सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और दूसरा वर्ग था शूद्र। जो ये तीन समाज थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सवर्ण थे, मतलब सबल बलिष्ठ जातियां थी, और जो शूद्र थे वो सेवा कर्मी के रूप में जाने जाते थे। फिर जद्दोजहद करने के बाद जब लोगों को ज्ञान हुआ कि शूद्रों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि राजा जो होता था उस समय बलवान जो क्षत्रिय होता था वो तो राजा होता था, लेकिन उसका मंत्री जो होता था वो ब्राह्मण होता था। तो ब्राह्मण का काम उस समय क्या था? उस समय काम था राजा के लड़के को शिक्षा देना, राजा को भी शिक्षा देना। राजा को कोई विशेष ज्ञान तो होता नहीं था, किसकी जमीन कितनी हड़पनी है, किसका कितना हिस्सा कब्जा करना है, ये सब राजा को शिक्षा वही ब्राह्मण देता था, वही मंत्री देता था। धीरे धीरे एहसास हुआ, उसने राजा को यह समझाने में कामयाबी हासिल कर ली कि ये जो शूद्र हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर ये एकजुट हुए तो कभी भी हिंदुस्तान पर शासन नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने सबके पीछे एक स्टेफनी लगा दी। स्टेफनी क्या लगा दी? क्योंकि जातियां जो है वो मनुष्यों में नहीं होती, जातियां पेड़ पौधों में होती हैं। आप देख करके बता देंगे कि यह आम का पेड़ है, यह अमरूद है, यह केला है, यह नीम है, यह बबूल है। पंछियों को भी देख के आप बता देंगे कि यह कोयल है, यह कौवा है, यह उल्लू है, यह तोता है, यह मैना है। लेकिन इंसान को देख करके आप नहीं बता सकते कि वो किस जाति का है। अभी एक खेत हो, उस खेत में जाके ठाकुर साहब, पंडित साहब, लाला साहब, हरिजन साहब, मौर्य साहब, राजभर साहब जाके पोटी कराएं, निपट आए। सुबह जाके आप देख के नहीं बता सकते कौन किसका है।
लेकिन जानवर अगर पोटी कर दे तो आप अंदाजा लगा के बता सकते हैं कि यह फला जानवर की पोटी है, टट्टी है। तो जातियों में फर्क नहीं था। हम शूद्रों को उन्होंने जब समझा कि ये ताकतवर हो जाएंगे तो उन्होंने एक एक स्टेपनी लगा दी हम लोग के पीछे। हमारे पीछे प्रजापति की स्टेपनी लगा दी, बिंद साहब के पीछे बिंद की स्टेपनी लगा दी, राजभर साहब के पीछे राजभर की स्टेपनी लगा दी। और हम लोग को बता दिया गया कि ये जो है फलनवा है और फलनवा को बता देगा तुम इसको कहो ढिकनवा। नहीं, हम लोग क्या जानते भाई, पैदाशी अगर पैदा हुए, अगर हम लोग के दिमाग में ज्ञान न भरा जाए तो हम लोग क्या जानेंगे कौन सी जाति के हैं। हमारे माँ बाप जब नाम लिखवाने आते हैं तो टीचर भी पूछता है कौन सा नाम लिखें। अगर आप खाली नाम बता दिए दिलीप तो पूछेगा कौन सी जाति है। और शूद्र लिखा देंगे तो कहेगा ये शूद्र क्या होता है। शूद्र नहीं लिख सकते यार। आप जब भी लिखेंगे राजभर, लिखेंगे बिंद, लिखेंगे नाई, लिखेंगे धोबी, लिखेंगे प्रजापति, लिखेंगे विश्वकर्मा, लिखेंगे मौर्य। तो यह बांटने का काम किसने किया? यह बांटने का काम वही सवर्ण लोगों ने किया। और पहले अधिकार आपको इतना भी नहीं था कि आप एक दुकान खोल करके बैठ सकते थे। आज जितने प्रसिद्ध बनिया हैं, चाहे चंदौली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, आज जितने भी बनिया मशहूर हैं इनकी उस जमाने की दुकान है। अगर आपके बेटे को आज चंदौली की किसी अच्छी मार्केट में दुकान खोलना हो तो कम से कम 25 से 50 लाख रुपए लेके बैठेगा, तब उसका साथ मुकाबला करता है। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? तो आज वह माला गूंथने का वक्त आ गया है कि हम लोग एक ऐसी माला में पिरो जाएं, उसको आप चाहे जिस नाम से पुकार लीजिए उस माला को। शूद्र के नाम से पुकार लीजिए, सबल के नाम से पुकार लीजिए, एकजुटता के नाम से पुकार लीजिए, संगठित के नाम से पुकार लीजिए, लेकिन एक माला में हमें आज और पिछड़ी जातियों का भला चाहने वाला सिर्फ एक बेदाग नेता अगर है कोई तो है अखिलेश यादव। और जो नेता है पिछड़ी में वो अखिलेश यादव को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, अगर तुम पिछड़ी का हित चाहते हो तो अखिलेश जी तो बोल रहे हैं ना, आओ सबको सम्मान दूंगा, सबको एडजस्ट करूंगा, सबको लेके चलूंगा, उचित स्थान दूंगा। लेकिन ये मंत्री बनने के चक्कर में, पहले से ही टिकट लेने के चक्कर में, अपनी भागीदारी पहले से तय कर लेने के चक्कर में इन लोगों ने आपको भी बांटने का काम किया है। ओम प्रकाश राजभर जी को देख लीजिए, उन्होंने एक पार्टी बनाई है अपनी और राजभर को एकजुट करना चाहते हैं। क्या करेंगे? अगर आज उन्हें छोड़ दिया जाए कि भैया लोकतंत्र में जो करना हो कर लो, तो क्या कर सकते हैं? सरकार बना सकते हैं? कोई बता दे सरकार बना सकते हैं वो अकेले? अनुप्रिया पटेल जी सरकार अकेले बना सकती हैं? मैं राजेश प्रजापति अकेले सरकार बना सकता हूं? कोई बिंद बता दे, कोई निशाद बता दे कि वो अकेले दम पे सरकार बनाने की हैसियत रखता है। लेकिन हमारे ही पिछड़ी जात के कुछ ऐसे नेता हैं जो उन्हीं सवर्णों की ताकत बनने की कोशिश काम कर रहे हैं। धर्मवीर प्रजापति जी को देख लीजिए, संजय निषाद जी को देख लीजिए, ये कहां से निकले हैं? हम पिछड़ियों के बीच से उठने वाले लोग हैं और हम ही लोगों ने उठाया है, हम ही लोगों ने ताकतवर बनाया है। और आज ये लोग अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल उन सवर्णों के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पटकना होगा, इनके पीछे से कटना होगा, इनके पीछे से हटना होगा, इनकी जिंदाबाद करने से बचना होगा। तब जाकर के आप एक मजबूत सरकार उत्तर प्रदेश को दे पाएंगे। नहीं तो बट करके शायद कुछ गड़बड़ी इन्हीं लोगों की वजह से हो कि धोखा हो जाए। इसलिए मैं आप सबको आगाह किए देता हूं कि पिछड़ी के नाम पर, दलित के नाम पर लामबंद हो जाइए। फिर देखिए माननीय अखिलेश जी वो नेता हैं जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने का काम करेंगे।
और वे चाहते हैं हर समाज का एक नेता हो। आपको शायद नहीं पता होगा, मैंने भी अपनी एक पार्टी बनाई, सर्वश्रेष्ठ दल। गांव-गांव कोई ऐसा प्रजापति का गांव छूटा होगा जहां हमारी टीम न पहुंची हो। और जब हमने पार्टी बनाई तो पीछे से एक आदमी ने और पार्टी बनाई, उसी समाज की, प्रजापति समाज की। बताया वो लोग बुरे हैं, वो लुटेरे हैं, वे लूटने का काम करते हैं, जौनपुर से आते हैं, लूट के चले जाते हैं। फिर दूसरे ने अपना झंडा थमाया, हम सही हैं ये कह के। फिर दो लोग जब आगे चले, थोड़ा सा बढ़े, तीसरा एक झंडा बना के फिर आ गया। 16 झंडा हमारे समाज में, यानी 16 पार्टी बना करके लोग हमारे समाज को 16 भागों में बांटने का काम करने शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि यार ये तो समाज को कभी एकजुट होने नहीं देंगे, सब नेता बनने के चक्कर पड़े हैं। बताइए मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? कोई बता दे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? पूछ लीजिएगा, अगर आपके दरवाजे पर आके खड़े हो तो पूछ लीजिएगा, भैया जो आपने पार्टी बनाई है क्या आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे? सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए लोग हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के साथ जिनकी जो आस्था लग चुकी है वो आपके साथ कभी नहीं लग पाएगी। मैं माननीय अखिलेश जी से मिला, मैंने कहा भैया मैं गठबंधन करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा राजेश जी देखिए, गठबंधन मैं इस बार किसी से नहीं कर रहा हूं। मैंने बसपा जैसी बड़ी पार्टी से गठबंधन किया, धोखा हो गया। मैंने कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन किया, वहां भी धोखा हो गया। इसलिए मैं गठबंधन नहीं कर रहा हूं, सीधा विलय करूंगा। हम भैया एकदम पूरी तरह से मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। बताइए मैं इतना काम किया, एक नाम जा करके सबको बेचा, मैंने अपने इतिहास को आगे बढ़ाने का काम करना शुरू किया, और भैया कह रहे हैं उसको मिटा दो। ये आप किसी से भी कहेंगे, जो घर बना लिया है बढ़िया सा, तो उसको कहेंगे आप तोड़ दो, तो वो नहीं तोड़ेगा। अरे एक कौवा का चित्र बनाने वाला बच्चा से आप कहिए कि फाड़ दो इस चित्र को, वो नहीं फाड़ेगा। लेकिन हमने बिल्कुल वह काम किया जिस तरह से माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने माननीय अखिलेश जी से कहा, हमें सम्मानजनक सीट दोगे तब हम तुम्हारे साथ गठबंधन करेंगे। और उन्होंने 2 सीट एक्स्ट्रा इसलिए दिया ताकि पिछड़ी जातियां और दलित जातियां एक हों, उनका कल्याण हो। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने जो काम किया, पूरी तरह से गद्दारी पर उतर गई, और उन्होंने अपने समाज के वोट को माननीय अखिलेश जी के साथ ट्रांसफर नहीं कराया, और अखिलेश जी ने पूरी तरह से ट्रांसफर कराया अपने समाज का वोट, जिसकी वजह से बहन जी का अच्छा खासा सीट निकल गया और अखिलेश जी का सीट नहीं निकला। लेकिन वहां के विधायक, मंत्री, जितने भी थे, सांसद, जितने भी अधिकारी, जिला अध्यक्ष थे, जितने भी पदाधिकारी थे, सबके दिमाग में यह बात घर कर गई कि बहन कुमारी मायावती जी एक गद्दार नेता है, जो अपने दलित समाज के साथ साथ अपने पिछड़ी भाइयों को नहीं मानती। इसलिए आप देख लीजिए, बसपा के नीचे से पूरा सुपड़ा साफ हो गया है, सब के सब माननीय अखिलेश जी के साथ आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि नेताओं को जिसने पहचान लिया वो उनका साथ छोड़ दिया, और जो अच्छा नेता मिला उसका साथ पकड़ लिया। तो हमने भी भैया अपनी पार्टी को इसलिए मिटा दिया ताकि सभी पिछड़ी जातियां, दलित जातियां सुरक्षित हो जाएं, एक नेतृत्व में रहेंगी तो इनका काम बढ़िया होगा। और संजय निषाद उधर खींचेंगे, अनुप्रिया पटेल उधर खींचेंगी, ओम प्रकाश राजभर उधर खींचेंगे, संजय निषाद उधर खींचेंगे, फलाने बिंद उधर, डेकाने पाल उधर। तो बताइए हम लोग जब फिर बट जाएंगे तो फिर ताकतवर कौन होगा? एक थाली में 100 लड्डू रख दीजिए, 100 लड्डू मतलब हम समस्त जातियां, ठीक, हम पिछड़ी दलित सभी जातियां। अब उसमें से 15 लड्डू एक आदमी ले लिया इकट्ठा, थाली में रख लिया। अब कहा है आप लोग भी ले लो। अब ओम प्रकाश राजभर जी 5 लड्डू पाए, अनुप्रिया पटेल जी 4 लड्डू पाई, फलाने जो है 10 लड्डू पाए, लेकिन है तो 15 से कम है सबका। तो कौन बड़ा? 15 वाला ना। तो वही 15 बड़ा है हमेशा, और आप 85 होने के बावजूद भी इसी तरह से बटे हैं। 7% उनके पीछे, 3% उनके पीछे, 9% उनके पीछे, 2% उनके पीछे, 1% उनके पीछे, 1.5% उनके पीछे। तो अपना वोट क्यों बर्बाद करते हैं?
आपको जो चाहिए अपने नेतृत्व से कहिए, वो आपको दिलाए। मैं यहां डंके की चोट पर कह के जाता हूं, जो यहाँ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिंद जी यहाँ बैठे हैं, आप इनके साथ एकजुट होइए, जो आपकी समस्या है इनसे कहिए, और सरकार बनने पर अगर ये न पूरा करें तो इनको छोड़ दीजिए। मैं भी यहाँ ललकार करके जा रहा हूं, अगर सरकार बनने पर अगर यहाँ के पदाधिकारी आपका काम न करें, आपकी समस्याओं को न सुने, तो मैं जब यहाँ हूं तो मुझे भी जूते से मारनी। लेकिन एकजुट होकर के ये सत्ता समाजवादी पार्टी की बनाइए, क्योंकि जब तक ये सत्ता नहीं बनेगी तब तक आपका हित चाहने वाला ये सरकार में कोई मंत्री नहीं बैठा है। और ये सरकार कर क्या रही हो देख लीजिए। मैं आपको हर पैमाने बताऊंगा, ये सरकार सिर्फ एक लाइन में काम कर रही है, एक लाइन में। क्या? ये एक राजा था, उसने गांव वालों को निमंत्रण दिया कि आप लोग आइए, हमारे यहाँ 4 दिन का बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और एकदम बढ़िया बढ़िया भोजन है, पकवान है, जो जैसा खाने वाला है वैसी व्यवस्था है, सब लोग आइए, फ्री में खाना खाइए, आराम से रहिए। पूरा गांव लट के पहुंच गया इसलिए कि अरे यार आज तो खाने के लिए राजा ने दावत दी है। पहुंच गए सब, और जब पहुंचे तो खाना लगा था स्टॉल पे, एकदम जिसको जो मर्जी आया वो भर पेट खाया, 2 रोटी 1 रोटी दबा के खाया, ठीक है। उसके बाद सब लोग सोए कि अभी तो कल खाना है, सुबह कल शाम खाना है, नाश्ता पानी अलग से आना है, कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। मन बना लिया था, बताइए 4 दिन पकवान है, पकवान है, खीर भी मिला था कल है रात में, इतना बढ़िया सोचने लगे सब की पूछिए मत। और जब सब खा पी करके सोए, एसी रूम में व्यवस्था कर दिया राजा ने, पंखा लगा दिया। जब सुबह हुई धीरे धीरे सब जागे तो सबको लगी क्या, पहले निपटान। जब निपटान लगी तो राजा से सबने पूछा सैनिकों से, भैया निपटना कहाँ है? उसने कहा निपटने का तो निमंत्रण नहीं था, और निपटना अगर है तो 500 रुपए उसका चार्ज देना होगा। ठीक, अब सबकी हालत खराब कि भैया आप करें क्या? हम ऐसा फंसे, 2 घंटे 3 घंटे ऐसा छटपटाए, लेकिन बिना 500 रुपया दिए निपट नहीं पाए, भाग गए छरदवारी डाक डाक करके अपने घर। ठीक, तो ये सरकार पहले आपको फ्री में कनेक्शन देती है, गैस का, बिजली का देती है, फ्री में सिम कनेक्शन देती है, फ्री में मोबाइल देती है। उसके बाद जब चार्ज मार रही है तो आप छटपटा रहे हैं। बताइए, ऐसा ही कर रही है सरकार ना? जिस पैमाने पर आप चाहें इसको, उस पैमाने पर इसको देख लीजिए। 0 बैलेंस से खाता खुलवाइए, 15 लाख आएंगे। 0 बैलेंस से अपना खाता खुलवाया, अब खाते में 500 रुपया अनिवार्य है रखना। गया 500 गया ना आपका, उसमें पड़ा है ना, उसको निकालेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा खाता। तो कौन सा एहसान कर दिया हमारे ऊपर, एक खाता खुलवा के भैया। वैसे पहले भी खाता खुलते थे, एक गारंटर लेना पड़ता था। हम तो जो है शायद 30 रुपया में खाता, 20 रुपया में खाता खोले थे सन 1978 में, ठीक है। धीरे धीरे उसका चार्ज बढ़ता बढ़ता बीच में 500 रुपया हुआ था, फिर 800 या 1000 रुपया हुआ, यही ना। लेकिन ये सरकार जो है उन लोगों को भी बैंक तक ले गई जिनके घर में एक पासबुक से काम चल जाता था, बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 पासबुक से काम चल जाता था। लेकिन सबको भुला ली, ताकि सबका 500 रुपया आएगा तो कम से कम बैंक बैलेंस रहेगा। किसके पास रहेगा? सरकार के पास है। हर महीने इनकमिंग की सुविधा थी मोबाइल में, सिम में। अब कितना देंगे हर महीने, तब जाके आप बात कर पाएंगे। कितना देंगे? 500? कहाँ 500? अरे 76 रुपया इनकमिंग के लिए देंगे ना। इनकमिंग की केवल बात कर रहा हूं। पहले नेट पैक कितने में था, अब कितने में है? अरे नेट पैक पहले महीने
आप गलत बोल रहे हैं। पहले जो है नेट पैक जो है 199 में 3 महीने का देता था, ठीक है, 199 में 3 महीने का, अब 199 केवल 1 महीने का। ये किसको मजबूत बनाया जा रहा है? यह उन लोगों को ताकतवर बनाया जा रहा है ताकि आपकी औकात और क्षमता कभी न बढ़ पाए कि आप हमसे इस सवाल पूछ सकें। क्यों? क्योंकि ताकतवर लोग जब उन्हीं के बगल में बैठे रहेंगे। आप कितना आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दिए जाएंगे कि शायद आज तो आवाज निकल रही है, ये वीरेंद्र बिंद जी को, ये केशव राजभर जी को आवाज निकल रही है ना। कल मुझे भी आवाज निकल, कल आवाज निकलने लायक। तो ये केवल हमारे तक मत सोचिएगा कि इनकी आवाज बंद हो जाएगी, वीरेंद्र बिंद जी की आवाज बंद हो जाएगी, केशव राजभर जी की आवाज बंद हो जाएगी, कमलाकांत प्रजापति की आवाज बंद हो जाएगी। अरे आपके बच्चों की भी आवाज बंद कर देंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि जब सारी संपत्तियां बिकेंगी ना तो आपके बच्चे को चाहिए रोजगार, आपके बच्चे को चाहिए पैसा, और जब वो जाएगा सूरत, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, तो वहाँ का उद्योगपति कहेगा 1 महीने का सिर्फ 1000 रुपया देंगे। तो बताइए 1000 रुपए में वो खुद खाएगा कि घर भेजेगा? तो ये कमजोर करने का सिर्फ एक षड्यंत्र है। वो सीधे सीधे गर्दन अगर काट देती तो शायद वो फंस जाती सरकार, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता काट रही है। वो अपने षड्यंत्रकारी नीति से, अपनी पॉलिसी से, अपनी योजना से आपको तिल तिल करके रोज मार रही है, और मारते मारते कमजोर कर रही है। आप आदती बनते चले जाना। चलो इतना भी सह लेते हैं, चलो ये भी सह लेते हैं, चलो ये भी सह लेते हैं। सहते सहते यहाँ तक पहुंच गए। और ये जो पुलिस विभाग है ये आपको कहीं लड़ाई लड़ने नहीं देगा। जाएंगे लड़ने तो आपके ऊपर चालान करके भेज देगा जेल, आप वहां भी फंस जाएंगे, वहां भी आप अकेलापन महसूस, कोई साथ लड़ने नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्रांतिकारियों की कमी हो चुकी है और इस समाज को क्रांति करनी होगी। क्रांतिकारी बच्चों में उनको तैयार करना होगा। जब तक आपके बच्चे क्रांतिकारी नहीं बनेंगे तब तक आप सोचते हैं कि इस समाज में कुछ सुधार हो, कुछ परिवर्तन हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप लोग को उठना होगा, जागना होगा, राजनीति को समझना होगा, उसको करना होगा, और हर कीमत पे अपने एक नेतृत्व में, मैं चाहूंगा एक नेतृत्व में सिर्फ रहेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। माननीय अखिलेश जी उसके लिए परफेक्ट परिपूर्ण नेतृत्व है, क्योंकि उनके जैसा बेदाग नेता, और उन्हीं के खिलाफ ये बीजेपी इतना भड़काती है कि ताकि आप उनको ये समझने की ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं, जो लोग ऐसा सोचते हैं वो जाके मिलें, उनसे उस विषय में बात करें, उनके लोगों से बात करें, लोग बता देंगे कि इनके जैसा बेदाग नेता यहाँ कोई नहीं है। केवल अखिलेश जी को बदनाम किया जा रहा है, इसलिए बदनाम किया जा रहा है वो तो यादव के पक्षधर है। यादव के पक्षधर होते तो राजेश प्रजापति को प्रदेश सचिव क्यों बनाते? नरेश उत्तम पटेल जी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्यों बनाते? पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजपाल कश्यप जी को बनाया है उन्होंने, क्यों बनाते? और भी देख लीजिए, बिंद जी को बनाया है, कहीं किसी समाज को, सविता समाज को, राजभर समाज को, किसको नहीं बनाया है? सबको बनाया है। ठीक उस तरह से वह दुकान अच्छी चलती है जैसे उस दुकान पे 10-20 वर्कर्स हो, साड़ी दिखाने वाले, कपड़ा दिखाने वाले। अगर वही लोग अलग अलग दुकान खोलें तो दिन भर में 7-2 कस्टमर, 3 कस्टमर, 4 कस्टमर देख पाएंगे। लेकिन बड़ी दुकान पर जब राजनीति करने जाएंगे या बड़ी दुकान पर नौकरी करने जाएंगे तो वहाँ बहुत से कस्टमर जाते हैं और उनकी तनख्वाह जितनी वहाँ मिलती शायद अपनी दुकान खोल के 1 महीने उतना नहीं कमा पाएंगे। ठीक उसी तरह से आप लोग, मैं एक वर्कर की तरह अपने प्रजापति समाज के साथ वहाँ पहुँच रहा हूँ। आप वीरेंद्र बिंद जी बिंद समाज को लेके पहुंच रहे हैं, मनोज मौर्य जी मौर्य समाज को लेके पहुंच रहे हैं, डॉक्टर राजपाल कश्यप समाज को लेके पहुंच रहे हैं। अब सोचिए, यह एक बहुत बड़ा कारवां अगर तैयार हुआ तो कोई मुकाबले में नहीं खड़ा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय समाजवाद, जय अखिलेश।